So, hello Aditi. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, great. So, स्कूल में अभी कुछ पढ़ा हुआ आपने क्लास में? Sorry. 11th का नहीं पढ़ा। अच्छा, 11th का नहीं पढ़ा। ओके, नहीं। तो मैंने स्टार्ट हुआ। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो, जब तक हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? ओके सर। तो 12th में तो जाकर के नीट देना होगा ना? यस सर। That's it. तो अभी तो देखो एम्स, जिपमर, है ना? इतने सारे एग्जाम थे, सभी सिंगल अम्ब्रेला में Yes. मर्ज कर दिए गए हैं ना? वो सब Yes, sir. आपसे नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपको जाना होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में भी चेंज होंगे, लेकिन सिलेबस एज इट इज वैसे ही रहेगा, है ना? और रेशियो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा Yes. मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आइडिया है आपको कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस एरिया से, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए? No, sir. ठीक है, तो देखो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं हमारा पढ़ाने का पैटर्न जो होगा। तो नो डाउट देखो सभी स्कूल्स कवर करते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हम भी कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ाऊंगा ही। लेकिन एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसमें साथ में एनसीईआरटी के साथ में एडिशनली, तो पहले एनसीईआरटी जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज जैसे एक चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ। Yes, sir. तो जैसे सपोज दैट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसमें जितने सारे टॉपिक्स थे वो तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो टॉपिक नहीं कवर किए गए हैं एनसीईआरटी में आपके, बट Okay. टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दोज एरियाज। तो वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इंपॉर्टेंट चीज। तो एडिशनली है ना, यहाँ पे Yes, sir. प्लस है ना, तो प्लस कुछ एडिशनल। अच्छा, वो एडिशनल कंटेंट कितना होगा? ऑलमोस्ट दैट विल बी 25%। तो 75% हमारे कोर्स करिकुलम में अगर हम कंटेंट की बात करें, तो 75% जो पार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। मींस एनसीईआरटी को अपन 75% मान के चल रहे हैं, Yes, sir. और बाकी का 25% एक्स्ट्रा एडिशनली। तो ये एडिशनल पार्ट वो होगा जो कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट जो नीट के एग्जाम में, पहले एम्स था तो एम्स में भी पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको हम लोग कवर करेंगे, राइट? साथ में मैं आपको नोट्स हम लोग आपको डिक्टेट करेंगे, ठीक है? तो नोट्स आपको डिक्टेट करते रहेंगे। एडिशनली कुछ अगर मुझे Okay. के पास मुझे कुछ खुद से देना चाहिए तो वो मैं निष्कर्ष जी के थ्रू आपको आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है? और इसके बाद आप नेक्स्ट जैसे सपोज दैट आज मैंने कुछ पढ़ाया और अगर आपने घर में जाकर के पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. तो अच्छा, अब बात करते हैं नीट के एग्जाम की, है ना? तो देखो नीट के एग्जाम में सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं, मींस यू आर गोइंग टू स्टडी 11th क्लास सिलेबस। सो Yes, sir. 11th के सिलेबस का जो कंट्रीब्यूशन होता है नीट के एग्जाम में, मैं अगर बायोलॉजी की बात करूंगा तो आप ये मान के चलिए हार्डली 40% वेटेज। हालांकि माना जाता है 50-50 वेटेज है, बट ऐसा नहीं है। 40% वेटेज होगा आपके 11th के, जबकि 11th में नंबर ऑफ चैप्टर आप देखेंगे 23 चैप्टर, है ना? Yes, sir. सिलेबस ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कम है नीट के। 12th वाला जो पार्ट होगा, ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट Okay, आइडिया। sir. सो 60% वेटेज इट विल बी फ्रॉम योर 12th एग्जामिनेशन, है ना? यहाँ पर आपको 16 चैप्टर ही है ना? तो सिर्फ 16 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें से बहुत सारे एरियाज, चैप्टर, टॉपिक्स काफी बड़े हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मैक्सिमम फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, है ना? Yes, एनिमल sir. फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। तो देखिए ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से। 10 क्वेश्चन बोले तो कितना कितना हो गया? 40 20. 40, Oh, है ना? ठीक है, तो yes. टोटल 20 क्वेश्चन, हाँ टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80 मार्क्स, 8. है ना? अब नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम
सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल ये दोनों ही आते हैं। Yes, sir. आपके सिलेबस में सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर है, सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर और तीसरा है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल काफी एग्जॉस्टिव चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हार्डली एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगर कभी आया भी तो ऑलमोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है 1 क्वेश्चन, है ना। तो सेल बायोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद फिर बाकी के टॉपिक धीरे-धीरे आते रहते हैं। क्लासिफिकेशन इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं कह सकता हूँ। क्लासिफिकेशन में हमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन काउंट करना पड़ेगा, मीन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, मोनेरा, Yes, फंजाई, sir. एनिमलिया, Animal प्लांटी, हाँ, plant. सब मिला करके आप मानो 5 क्वेश्चन, है ना। Yes, तो ये कुछ रफ आइडिया है, ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। बाकी सबसे एक-एक, 2-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है? क्लियर? yes, sir. अब आइडिया हो गया ना किधर पे फोकस करना है ज्यादा, है ना, कैसे-कैसे Yes, करना है। sir. ठीक है। तो लेकिन स्कूल वाले तो अपने सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको दोनों ही लिहाज से प्रिपेयर करना होगा, नीट के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वेटेज किसका ज्यादा है, किसका कम। ठीक है? Yes, sir. ओके। तो आपने स्कूल में तो कुछ पढ़ा, एनसीईआरटी तो होगी ना आपके पास? 11th की? हाँ, 11th की। नहीं, अभी कुछ भी अभी स्कूल से अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है 11th के बारे में। अच्छा, कहाँ है स्कूल आपका? रायन इंटरनेशनल, ग्रेटर नोएडा। ओह! रैन इंटरनेशनल ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, एनसीईआरटी आप ऐसा करना आज जो एनसीईआरटी की खुद की साइट है ना? Yes, sir. ncert.nic.in से, है ना? उसे Yes, डाउनलोड कर sir. लो। पहला वाला चैप्टर डाउनलोड कर लेना, तो थोड़ा-सा ईज़ रहेगा, ठीक है? तो तब Okay. तक मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिधर नहीं समझ में आए, मेरे से पूछना, ठीक है? Okay, sir. तो सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में टॉपिक है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, Yes. है ना? Characteristic of living being. So can you tell me what are the characteristic of living being? लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि what are the characteristic of living provided there should not be any exception of this characteristic. Living? What are the characteristic of living? मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिविंग है या नहीं, लेकिन Consciousness. उस बेसिस का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। Consciousness. कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ सेंसरी सिस्टम, है ना, ये बोल। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, डू यू थिंक दैट प्लांट आर कॉन्शियस अबाउट एनवायरनमेंट और अबाउट एनीथिंग? डू दे हैव कॉन्शियसनेस? Yes, sir. कैसे? वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मतलब उनकी सेंसेस में वो फील कर सकते हैं कि प्लांट उनके उसके सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करते हैं वो। प्लांट हम्म, हाँ। कॉन्शियसनेस पाई जाती है सिर्फ उनमें जिनमें ऑलमोस्ट सेंसरी सिस्टम जैसी कोई चीज अवेलेबल होती है ना। यस। तो एनिमल कॉन्शियस होते हैं, प्लांट दे आर हार्डली कॉन्शियस। ओके। और कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ। एक्सेप्शन हो गया क्योंकि इसमें प्लांट एक्सेप्शन है। इवन एनिमल्स में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, स्पॉन्जेस दे डू नॉट हैव, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ, काफी पुराना क्वेश्चन है। Sponges they do not have any kind of, they are animal and but they do not have any kind of nervous system or nerve cell. तो इनमें भी किसी भी तरह का कोई सेंसेस नहीं पाया जाता है। और कोई कैरेक्टरिस्टिक? ग्रोथ। ग्रोथ, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया था, है ना। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो ग्रोथ अगर कोई पूछे, अगर आपसे पूछे या मुझसे पूछे, तो टेक्निकली हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है। सो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, है ना।
यस सर। तो अगर किसी भी चीज का मास बढ़ रहा है तो उसमें ग्रोथ है। अब देखो, एक प्रोसेस होती है रस्टिंग। रस्टिंग की प्रोसेस में ग्रोथ होती कि नहीं होती है? बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात है यस कि सर। एक 5 ग्राम की एक नेल है, मैं उसे अपने घर में बाहर उसे नेल को दीवार पे इसे गाड़ देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि रस्टिंग शुरू हुई 2-3 महीने बाद, वो 5 ग्राम की जो नेल थी, अब दोबारा से मैं उसको वेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसका वेट हो गया है 7 ग्राम। अभी ग्रोथ तो हो गई, यस बट वो लिविंग तो नहीं है। यस सर। और एक चीज़, आप नॉर्मली ये जो लोग शुगर सिरप बनाते हैं मिठाइयों के लिए, रसगुल्ले के लिए, वगैरह-वगैरह चीज़ों के लिए, क्लियर शुगर सिरप होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शुगर को बॉयल करके एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं ये लोग कि बीच में एक एलम का टुकड़ा यहाँ पे ऐसे लटका देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि 5 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम का एलम का टुकड़ा होता है, उसके चारों तरफ जितनी भी शुगर की गंदगी या इम्प्योरिटी होती है, वो एलम के टुकड़े के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग एक्रीशन कहते हैं। और ये जो एलम का टुकड़ा होता है, उसका मास बढ़ जाता है। दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, है ना? तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक which define that particular thing is living or not living, but they have except there are some characteristics. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक लिविंग की बहुत सारी हैं, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली लिविंग में होती हैं और ये नॉन लिविंग में नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग में होती है। सो व्हाट आर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस? पढ़ा है, सुना है टर्म, नहीं सुना? यस सर। यस सर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? देखो आदित्य, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, सिंपली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, रोटी ली, है ना? तो रोटी क्या है? तो रोटी है स्टार्च, सिंपल, यस सर। है ना? तो आपने रोटी ली, उसके टुकड़े तोड़े और आपने क्या किया कि इस स्टार्च में एक एंजाइम डाल दिया, एक कंटेनर में स्टार्च डाला या रोटी डाली और आपने उसमें एंजाइम डाल दिया, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, तो सुक्रेज या लाइपेज, है ना, तो हमने क्या किया, लाइपेज एंजाइम डाल दिया, ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, है ना? यस सर। इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुई। और इस तरह की रिएक्शन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो क्यों? चाहे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो और चाहे वो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। एक टर्म सुना होगा ना आपने, आईवीएफ सुना होगा ना, बहुत देखा होगा। यस सर। यस सर। तो आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं इन विट्रो। विट्रो मीन्स होता है एक्चुअली टेस्ट ट्यूब, है ना? तो इन विट्रो मीन्स जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है? तो हम इसको इन विट्रो बोलें। ये एक इन विट्रो रिएक्शन थी। लेकिन जब यही रिएक्शन हमारे स्टमक पे चलती है ना, तो ये जब डाइजेशन वाला प्रोसेस हमारे स्टमक पे होता है, लाइपेज निकलता है, रोटी अपन खाते हैं, लाइपेज निकलता है और लाइपेज उसको डाइजेस्ट करता है। यस इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इन वाइवो, इन जो बॉडी के अंदर मींस लिविंग एनवायरनमेंट। तो पहली चीज क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, तो अपन उसको बोलेंगे इन विट्रो। अगर वही रिएक्शन किसी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, या rather than बोले लिविंग एनवायरनमेंट में, तो उसको बोलते हैं इन वाइवो, है ना? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं?
मेटाबॉलिक वो जितनी भी इन वाइवो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। चलो स्टार्ट करो, अब लिखना। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, है ना? यस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस और यस। ब्रैकेट में लिखो मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, नोट करिए। the sum total of all reactions, the sum total of all reactions going inside the organism going inside the organism Yes, sir. among different type of molecules Types of molecules are are called metabolic reactions metabolic reactions or or metabolism। metabolics. Okay. इसी के नीचे लिखेंगे, है ना, स्टार बना के लिखो। जब मैं बोलूं Yes. स्टार बना के लिखो तो आप समझिएगा ये नीट का क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Metabolism is Metabolism is defining property of property of living being living being without any exception। without any exception. मतलब ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं। मींस ऐसा कोई लिविंग बीइंग नहीं हो सकता है जिसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ना चले, और ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं हो सकता है जिसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हो बट वो लिविंग ना हो। ठीक है, तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। दिस इज द परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग एंड पर्टिकुलर थिंग इज नॉट, राइट? अच्छा, अब यहीं पे इसी के साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जहां नहीं समझ में आए दोबारा से पूछना। Okay. अब देखो, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोथ आर द सेम थिंग, है ना? Yes, sir. सो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। कैटाबॉलिज्म, Anabolism. वेरी गुड, एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? Metabolism. एक टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं, कैटास्ट्रॉफी, है ना? Yes. है ना? सिंपल सा इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, राइट? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है। सो कैटाबॉलिज्म, दे आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब हो? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, Yes. उनको ब्रेक कर दिया जाता है किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल। Simpler. एग्जाम्पल के तौर पे डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और एंजाइम उसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना? हमने कार्बोहाइड्रेट खाया,
और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया। तो यहां पर मेनली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, डाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज बर्न होता है और ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये Yes. सब मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना। एनाबॉलिज्म मींस होता है दिस इज ऑल सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितनी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस चल रही होती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, तो क्या है, Yes. एनाबॉलिक रिएक्शन है। और क्या, फोटोसिंथेसिस प्लांट की बॉडी में होती है। तो जहां पर कुछ बन रहा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। Ana. लेकिन कभी भी किसी भी सेल के अंदर सिर्फ कैटाबॉलिज्म नहीं चलती और सिर्फ एनाबॉलिज्म नहीं चलती, दोनों ही रिएक्शन एक साथ चलती। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन लगातार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, सो एवरी डे वी लूज ऑलमोस्ट 80,000 आरबीसी। तो 80 लैक्स, तो 80 लैक्स आरबीसी ऑलमोस्ट हर दिन हमारी बॉडी में मर जाती है, जिनके की लाइफ स्पान पूरा हो गया। इन द सेम टाइम जब वो मर जाती हैं तो नई बन भी रही होती है उनको रिप्लेनिश करने के लिए, वरना तो सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, है ना। Yes. नई बन भी रही होती है, तो वहां पर क्या होता है, जो ओल्ड हमारी ये होती हैं आरबीसी, जो मरी हुई आरबीसी होती हैं, वो जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो एक तरफ कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो वो सब स्प्लीन में जाती हैं और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। तो स्प्लीन में कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। इन द सेम टाइम हमारी रेड बोन मैरो में, हमारे लेग्स में, हमारे हैंड्स में, तो जहां जहां रेड बोन मैरो है वहां पर नई आरबीसी बन भी रही है। तो पैरेलली कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों एक साथ चल रही होती हैं आरबीसी के टर्म्स में, राइट। तो ये दोनों को मिलाकर के अपन बोलेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन ह्यूमन की बॉडी में ऑलरेडी चल रही है, जिससे कि आरबीसी का जो लेवल है उसको रेगुलेट किया जाए। क्लियर, Yes. Yes. ठीक है। अब देखो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, सेकंड कैरेक्टर, इसको नोट कर लिया आपने। Yes. Yes. अब आ जाते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सिंपल है और ये बात भी सही है, जितने भी लिविंग्स होते हैं सब सेल से मिलके बने होते हैं। तो नोट कर लो, all the livings all the livings All are made up of made up of cell cell which have which have protoplasm, protoplasm. full stop. Yes. Protoplasm is popularly protoplasm is popularly called Called living matter, living matter. है ना। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब आ जाइए, आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो पहली वाली जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं, बाकी अब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन उनका सबका अपना अपना एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे ग्रोथ। तो ग्रोथ मैंने आपको अभी अभी बताया, तो नोट करेंगे। Yes, sir. irreversible change in Irreversible change in change in mass of individual mass of individual is called growth। called growth. ठीक है, अब थोड़ी सी बात समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्कूल में ही पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इन प्लांट
The growth is in plant The growth is for lifetime. जब तक वो for मर life. नहीं, for lifetime, and And it is found at it is found at a specific part. specific part. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, किस प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स की ग्रोथ होती है पूरे लाइफ टाइम, हर Right. पार्ट ग्रोथ करता. हाँ बिल्कुल, हर पार्ट ग्रोथ नहीं करता है. जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है, न्यू लीव्स Yes. निकलती हैं ना, तो वो मेनली वो लीव्स की टिप्स पे होती है. राइट, वेरी गुड, एक्सलेंट. तो वो रूट या शूट की टिप्स पे ही होती हैं, है ना. तो जहाँ Yes. पर स्टेम की, शूट्स की टिप्स होती हैं वहीं पे होती है, हर जगह ग्रोथ नहीं होती है. Yes. लेकिन वो लाइफ टाइम रहती है, प्लांट जब तक मर नहीं जाता तब तक ग्रोथ होती रहती है. ठीक है, लेकिन लोड करेंगे. इन एनिमल्स In animals, animals, growth growth is found is found for certain time period for a certain time period and and diffused and diffused. That is, it takes place at every part of body. at every part of body. अब देखो, एनिमल में तो ग्रोथ पूरी बॉडी में जब तक होगी पूरी बॉडी होगी, है कि नहीं. ऐसा Yes. नहीं हो सकता कि उसके पैर ज्यादा लंबे हो जाएंगे, उसका पेट कम मोटा होगा. मान लो कोई डॉग है, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि उसका पेट कम मोटा होगा. मतलब बॉडी में ग्रोथ होगी तो क्या होगी, वेल प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, है ना. इक्वल रेशियो में ग्रोथ होगी. कि भाई उसके पैर लंबे होंगे तो उसके कान भी लंबे होंगे, उसकी नाक भी लंबी होगी, उसका पेट भी लंबा होगा, है ना. तो Yes, yes. एवरी पार्ट विल ग्रो इक्वली. तो ये एनिमल में और प्लांट में, तो प्लांट में पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं ग्रोथ के, लेकिन एनिमल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, डिफ्यूज्ड होती है, पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है ना. लेकिन दिस इज लिमिटेड, और प्लांट में अनलिमिटेड और इसमें लिमिटेड, है ना. एंड यहाँ पे स्पेसिफिक और यहाँ पे डिफ्यूज्ड. ये कई बार एक 1 मार्कर क्वेश्चन में स्कूल वाले पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना. ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है ना. Yes. क्योंकि इस तरह के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्कूल वाले, जैसे रियान हो गया, डीपीएस हो गया, है ना, और एमएटी हो गया, तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो लोग टीचर 11th के, क्योंकि वो तो आपके इन हाउस होगा आपका, है ना, क्वेश्चन Yes. पेपर जो लोग बनाएंगे, है ना, तो वो लोग क्वेश्चन जो अच्छे टीचर बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है. एक और खास बात, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है ना. Yes. तो देखो, नॉन लिविंग और लिविंग की ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क है. एक चीज आपने गौर किया होगा, वो गौर करने लायक चीज क्या है मैं बताता हूँ. देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम एक नेल लेते हैं और उस नेल को बाहर कहीं पे गाड़ देते हैं और उस पे रस्टिंग होती है. तो देखो यहां पर जब रस्टिंग होगी तो यहाँ पे जो मटेरियल इकट्ठा होगा कहां से होगा, बाहर से तो होगा ना, है कि नहीं. Yes, sir. अंदर से तो होगा नहीं, है ना. तो रस्ट बाहर से इकट्ठा होगा, तो इसका मतलब ग्रोथ एक्सटर्नल हुई, इंटरनल ग्रोथ नहीं थी. दूसरा, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि एलम का एक टुकड़ा लेते हैं जिससे कि हम लोग शुगर सिरप को साफ करते हैं. यहां पर भी अगर हम लोग बात करें तो जो गंदगी इकट्ठा हुई, जो इंप्योरिटीज इकट्ठा हुई, वो बाहर से इकट्ठा हुई, है ना. सो इंप्योरिटी बाहर से, सो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, है ना. तो इस तरह की ग्रोथ को, जो ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एक्रीशन. समझा आप मेरी बात को, है ना. सो इन नॉन लिविंग, ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. यहां पे किसी भी तरह का इंटरनल फोर्स काम नहीं कर रहा. लेकिन लिविंग में ग्रोथ बाहर से किसी मटेरियल के डिपोजिशन से नहीं होती. लिविंग में ग्रोथ इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है, एंड इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तो ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होती है ना. Yes. इस ग्रोथ को, तो इसके लिए हमने टर्म यूज किया एक्रीशन. लेकिन सपोज दैट कोई सेल है,
बैक्टीरियल सेल ही मान लेते। तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि मटेरियल को सीक्रेट करेगी, जिससे कि उसका धीरे धीरे साइज बढ़ने लगे, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन, इंटुससेप्शन, दोनों टर्म याद रखना। ये टर्म नीट में पूछा हुआ है, इंटुससेप्शन पूछा हुआ टर्म है ऑलरेडी नीट में, ठीक है, नोट करो। लिविंग ऑर्गेनिज्म shows living organism shows internal growth shows internal growth internal growth due to addition of material to addition of material and and formation of cell formation of cell inside body. inside body. Such a method of growth Such a method of growth is called intussusception. Intussusception. Next point. Yes. In non-living, the growth takes place due to deposition of material from outside This is called growth through accretion. ठीक है भाई, क्लियर? Yes. तो एक्रीशन समझ में आ गया आपको, है ना? Yes. इंटुससेप्शन समझ में आ गया? Yes. दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक। Yes. अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। देखो आप रिप्रोडक्शन में, नो डाउट रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जितने भी लिविंग होते हैं दे डू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड बिकम 1 to 2 और वो अपने आप को प्रोपोगेट कर पाते हैं, है ना? Yes. ये कैपेबिलिटी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फोन डिवाइड करके 2 फोन में कन्वर्ट हो जाए। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? No, sir. है ना? ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता है, नहीं? ठीक है, तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती है। Yes, sir. लेकिन कुछ, अब फिर वही बात है ना, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट। पहले माना जाता था कि रिप्रोडक्शन एक वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कोई चीज लिविंग है, नॉन लिविंग। बट रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन। कौन? म्यूल्स, हॉर्स और डोंकी। राइट। हॉर्स और डोंकी के जो हाइब्रिड इनफर्टाइल होते हैं। एग्जैक्टली, म्यूल्स आर इनफर्टाइल, है ना? इवन ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा जो ट्रांसजेंडर होते हैं, है ना? यस, दे आर इनफर्टाइल, ट्रांसजेंडर भी इनफर्टाइल होते हैं, है ना? इसी तरह से हमने क्या किया, हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे 12th में, तो बायोटेक में हमने क्या किया, टाइगर और लॉयन को मिला करके एक नई चीज बनाई, लाइगर। यस सर। दे आर इनफर्टाइल, है ना? तो ये जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हैं तो सब लिविंग भाई, बट दे आर इनफर्टाइल, है ना? तो रिप्रोडक्शन भी एक परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं जिसके बेसिस पे कहा जा सके कि कोई भी चीज लिविंग है, नॉन लिविंग, है ना? यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, तो नोट करें। Yes. Life comes from pre-existing life. Life comes from Pre-existing life. pre-existing.
life. ये स्टेटमेंट अगर इसको लैटिन में कहा जाए तो उसको बोलते हैं ओमनस सेलुला ई सेलुला। Acellular. हाँ, किसने कहा था? ये This नीट is का क्वेश्चन है। पूछा तो हु गिवन दिस स्टेटमेंट? रॉबर्ट। Rudolf Virchow. बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रॉबर्ट वर्चोव ने कहा था, राइट। ओमनस सेलुला ई सेलुला। So life comes from pre-existing life, right? Yes, Good sir. thing. Reproduction is also Reproduction is also is also a characteristic of living. characteristic of living. Living is defined Is defined that particular the particular organism is living is living or non-living. or non-living. But But there are some exceptions. there are some exceptions Like mule, like mule, transgender, etc. genders, etc. ठीक है? Yes, It may be it may be sexual as well as asexual. asexual. ठीक है? Yes, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। अब देखिए, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक वही आपने जो बताया था, कॉन्शियसनेस, है ना? yes. नोट करेंगे। It is awareness of surrounding and responding to external stimuli. What is a stimuli? Stimuli is a plural term, Latin है, और stimulus is singular term. ये डिफरेंस और बाकी कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, वो द सेम थिंग। सो स्टिमुलस या स्टिमुलाई है क्या चीज, बताओ आदित्य। केमिकल कुछ रिलीज करते हैं, उनके सेंस नर्वस सिस्टम टाइप में रिलीज हो। So, वो टच मी नॉट प्लांट एक स्टिमुलाई रिलीज करता है, जब कोई किसी से कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी लीव्स खुद ही क्लोज कर लेता है। अच्छा, नहीं, देखो, स्टिमुलाई आप टच मी नॉट को देते हो, यू टच द प्लांट, दैट इज स्टिमुलस। तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो आपने प्लांट को स्टिमुलस दिया, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट ने क्या किया कि अपनी लीव्स को क्या, लीफलेट्स को क्लोज कर लिया, है ना? तो जो हमने उसे दिया, हाँ, या उसने जो एनवायरमेंट से लिया, दैट इज स्टिमुलस। ये जरूरी नहीं कि स्टिमुलस के लिए किसी को टच किया जाए या उसके कांटेक्ट में आया जाए। बताओ, इज इट पॉसिबल? नो सर। सिंपल सी बात। अब एक और खास बात, क्या स्टिमुलस है और क्या स्टिमुलस नहीं है ना? यस सर। एक बढ़िया सा हिंदी में या इंग्लिश में कोई सॉन्ग चल रहा है, सो यू मे फील प्लेजर, दैट इज स्टिमुलस, है कि नहीं? यस। क्यों? आपको मतलब आप कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हो तो यू फील समथिंग बेटर, यस सर, है ना? तो दैट इज स्टिमुलस। वहीं पे कोई दूसरी जगह पे जर्मन में या लैटिन में कोई सॉन्ग चल रहा है, तो वो कितना भी अच्छा सॉन्ग हो, विल यू फील स्टिमुलस? कुछ बढ़िया फील करोगे क्या?
No, sir. दैट इज नॉट स्टिमुलस। तो आप ये कैसे डिफाइन करेंगे स्टिमुलस है क्या चीज? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर निकले और आपने देखा कि एक आदमी बाहर सबको गाली दे रहा है ना? आपको गाली देगा, आप उसको थप्पड़ मारोगे तुरंत? इन द सेम टाइम आप दोबारा घर से बाहर निकले, आपने देखा कि एक आदमी सबको गाली दे रहा है और वो पागल है, अब आप उसको मारोगे? No, sir. यू विल अवॉइड और आप चले जाओगे। पहले वाले को मार दिया आपने, दूसरे वाले को नहीं मारा। काम दोनों ही एक कर रहे थे, दोनों ही आपके कांटेक्ट में नहीं आए। तो देखो, एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज हो, either it's physical or it's chemical, against which our nervous system respond, that is stimulus. तो बाहर कोई भी अगर चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंज होने से कोई स्टिमुलस नहीं बोल सकते, और उस चेंज के अगेंस्ट इन रिस्पॉन्स आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो स्टिमुलस है, अदरवाइज वो स्टिमुलस नहीं। पहले वाला आदमी जिसने गाली दी वो एक नॉर्मल आदमी था, आपने उसको मारा, दैट वाज स्टिमुलस। दूसरा वाला आदमी पागल आदमी था, आपने उसको बिल्कुल नहीं मारा, यू डिड नॉट रिस्पोंडेंट टू हिम और हर, दैट इज नॉट स्टिमुलस। Yes, sir. समझ गए ना? तो Yes, पहला sir. वाला जो हिंदी या इंग्लिश सॉन्ग था, वेयर यू फेल्ट प्लेजर, दैट वाज स्टिमुलस। दूसरा वाला जहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट वाज नॉट एट ऑल स्टिमुलस। नोट कर लो, यहीं पे नोट करके लिख लो डेफिनेशन स्टिमुलस, एनी काइंड ऑफ Any kind of फिजिकल और केमिकल चेंज physical or chemical change in environment in environment against which against which our nervous system respond our nervous system response is called stimulus. stimulus. ठीक है? Yes. एक 6 कैरेक्टरिस्टिक है होमियोस्टेसिस। 6 कौन सी है? होमियोस्टेसिस, ये लिखा मैंने, होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। क्या होती है ये चीज, सुना है? होमियोस्टेसिस। ठीक, देखो होमियोस्टेसिस क्या होता है अदिति कि सॉरी, एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली, है ना, तो नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, चाहे आप ये बोले कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और या यूं हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब आप ये देखो कि आप आदमी को लेह लद्दाख में ले जाओ जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, एक्सटर्नली होता है कि नहीं? Yes, sir. ना, अभी देखो आपके बैच में बच्चे आएंगे लेह लद्दाख से, उनका ये टेम्परेचर होता है उस समय, -40 तक पहुंच जाता है, 25 तो नॉर्मल होता है। तो लेकिन उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कभी भी इतना नहीं हो सकता है, मर जाएंगे। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इतना ही रहेगा, 98.6 या 37। लोग नाइजीरिया में रहते हैं, नाइजीरिया में टेम्परेचर +50 क्रॉस कर जाता है, लेकिन वहां पर भी किसी की बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं, ब्लड का टेम्परेचर इतना नहीं होता है, ब्लड का टेम्परेचर इतना ही रहता है। तो ऐसी कंडीशंस या ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होने पे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज ना हो, उस स्टेट को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। आप दौड़ भाग करके आते हैं, आपका ब्लड का टेम्परेचर 37 से ऊपर जाता है, बॉडी स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देती है, आप हांफना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी की एक कूल करने की प्रोसेस है, थोड़ी देर बाद ब्लड का टेम्परेचर 37 पहुंच जाए। Yes.
आप बाहर जाते हैं, आपको ठंड लगती है, आपके गूज बम्स, है ना, स्टार्ट हो जाते हैं, फिनोमेना, और Yes. दांतों में आपके, है ना, ऐसे वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके। दिस इज Yes. ऑल द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन, एंड बॉडी अगेन मेंटेन इट्स ओन टेम्परेचर 37 डिग्री। तो प्लस या माइनस कुछ भी टेम्परेचर जाता है, बॉडी थोड़ी देर बाद उसको अपने ओरिजिनल टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस की स्टेट पाई जाती है ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को ज्यादा मेंटेन कर पाते हैं, जैसे ह्यूमन, वो हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। कुछ नहीं मेंटेन कर पाते, जैसे कि फिशेस, वो जल्दी मर जाते Cold-blooded animals नहीं कर हैं। राइट, तो होम्योस्टेसिस में ये हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, तो हम लोग Yes. एडजस्ट कर जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं एडजस्ट कर पाते। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। Yes. चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, Changes in एक्सटर्नल एनवायरनमेंट environment do not have do not have much impact on much impact on internal environment internal environment as as living beings have living beings have self-regulated system self-regulated system to adjust to adjust and maintain and maintain internal environment. environment. This is called This is called homeostasis. homeostasis. One last, that is not the least, adaptation. Yes. अब एडेप्टेशन क्या होता है? ये बॉडी अपने आप को एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना। राइट, एडजस्ट कर लेना, और फिर धीरे धीरे वो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिक वो चीज ट्रांसफर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। राइट, नोट कर लो। यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशन, variations और changes, comma, function and behavior, which help organism to adjust well and successfully in its environment is called adaptation. समझ आया? Yes, sir. पक्का से? कोई डाउट हो बताओ। No, sir. ना, और ये चैप्टर डाउनलोड जरूर कर लेना आप, ठीक है? Yes, sir. और एनसीईआरटी पढ़नी जरूर है ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन नीट में भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं एज इट इज। 12th क्लास में पहला चैप्टर हार्डली कोई पढ़ता है, इवन ये चैप्टर भी जो आपका 11th का है शायद ही कोई पढ़ता है, इसमें कुछ खास दम नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हम लोग तो पढ़ाते हैं स्कूल के लिए भी। फिर भी आप कई बार देखोगे कि नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्टली एज इट इज, मतलब कॉपी पेस्ट होते हैं कई सारे लाइंस, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है? पहली चीज तो ये हो गई। Yes, sir. और ये सिस्टेमिक क्या होती है? एक टर्म होता है, एक टर्म आएगा आपको कई बार बायोलॉजी में, कई बार आएगा,
और क्लासिफिकेशन में आएगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बता सकते हो? systematic, सर आइडिया नहीं है। वो सिस्टमैटिक्स, और इसी को कई बार हम लोग टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। वो डाइवर्सिटी की स्टडी को टैक्सोनॉमी, कुल डिफरेंट मिलाकर टाइप्स के ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, नोट कर लो। यस। सिस्टमैटिक्स, systematics often called taxonomy. called taxonomy. It deals with the study of diversity of organism and relationship between them and with their environment. ठीक है, तो ये तो हो गए सिस्टमिक। और इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, डाइवर्सिटी, कुछ बेसिक चीजें और बता देता हूँ। अब देखो, आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मुझे बड़ा बेसिक चीज में बताओ, ये क्लासिफिकेशन है क्या चीज? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ताकि एक ग्रुप को मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करके इजीली सबको आइडेंटिफाई किया जा सके। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल है, बहुत सही बात आपने बताई। देखो क्या होता है कि ये किसी भी यूं कहें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, yes. जिससे कि उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके, उसको स्टडी किया जा सके, है ना? ये yes. वैसे ही है जैसे जब भी आप कभी भी कोई भी चीज आप Amazon, फ्लिपकार्ट या जितनी सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप कुछ बुक करते होगे तो सबसे पहले बोलता होगा कि अपने एरिया पिन कोड डालो, है कि नहीं? yes. कहीं पे सबसे पहली चीज यही बोलता है कि नहीं, कि वहां डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। तो एरिया पिन कोड क्या होता है? तो सपोज दैट जैसे कि मेरा पिन कोड 201 है ना, 301 है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो पहला वाला वर्ड होता है ना, पहला, yes. ये बताता है क्या? कंट्री। दूसरा वाला जो पिन कोड है ना, ये बता देगा कि इंडिया कंट्री है और मैं यूपी में रहता हूं, है ना, तो ये बताता है स्टेट। ये तीसरा वाला जो पिन कोड है ना, ये बताता है कि स्टेट में मैं किस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। yes, चौथा वाला जो पिन कोड है ना, ये बताता है कि डिस्ट्रिक्ट के मैं कौन से सेक्टर में रहता हूं, ठीक है। ये जो पांचवा वाला है, ये मेरा एरिया बता देता है, और ये छठा वाला है, ये मेरा पोस्ट ऑफिस बता देता है, मेरा पोस्ट ऑफिस है। yes. और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को पता होता है कि इसमें जो मकान नंबर दे रखा है और आदमी का नाम दे रखा है वो कहां मिलेगा, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये 6 डिजिट डिफाइन कर देते हैं किसी भी आदमी की कंप्लीट एड्रेस। दे आर मोर देन सफिशिएंट। इन द सेम वे आप देखते हो कि आप लोग पहले, हम लोग पढ़ते हैं पहले कि किंगडम पढ़ते हैं, है ना, फिर पढ़ते हैं कि भाई फाइलम पढ़ते हैं, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना, वैरायटी। तो ये क्या है? ये एक एनिमल का एड्रेस है। तो जिस तरह से डिजाइन किया गया है
एड्रेस को उसी तरह से डिजाइन किया गया क्लासिफिकेशन, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो क्लासिफिकेशन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो है कौन, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन हमें सहूलियत देता है चीजों को आसानी से स्टडी करने। वो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 1000 बच्चे हैं और मेरे पास पीछे बुक्स का एक पूरा का पूरा बंडल है और मुझे 1000 बच्चों में बांटना है। लेकिन वो 1000 बच्चे में कोई 6 में पढ़ता है, कोई 7 में पढ़ता है, कोई 8 में पढ़ता है, कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, किसी ने साइंस ले रखा है, किसी ने आर्ट्स ले रखा है, किसी ने कॉमर्स ले रखा है। बहुत मुश्किल होगा अगर एक-एक बच्चे को मैं बुलाऊँ और उससे पूछूँ कि तुम क्या-क्या तुम्हारे चॉइस और प्रेफरेंसेस हैं, फिर जाके बुक निकाल के दूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास तरीका है। मैं सब बच्चों को एक हॉल में बुलाऊँगा और मैं बोलूँगा पहली 4 रो में 6 वाले, फिर 4-4 रो में बच्चे बैठते जाएँ। 6 से लेकर के 12 तक 6 मैंने ग्रुप बना दिए। 6 ग्रुप में मैं बोलूँगा साइंस वाले लेफ्ट साइड और आर्ट्स वाले राइट साइड। अब उसको 6 ग्रुप्स को, 6 रोज़ को मैंने 2 कॉलम में बाँट दिया। 12 ग्रुप बन गए, है ना? उसमें मैं बोलूँगा कि इनमें से कॉमर्स वाले अलग हट जाएँ। अब मेरे पास अलग-अलग पैचेस बन गए। अब मुझे ये सिंपल सा पता है कि आगे जो बच्चा बैठा है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो 12th में पढ़ता है और कॉमर्स बैकग्राउंड से। मुझे पता है उसको कौन-कौन सी बुक देनी है। एक बच्चे को पूरा बंडल उठा के दे दिया मैंने, बाँट लो आपस में। ये काम मैं कुछ घंटे में काम निपटा दूँगा, है कि नहीं? यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लासिफाई कर लिया। क्लासिफाई करने से मैं पूरे ग्रुप में, मुझे हर बच्चे को नहीं उठाना है, मैं ग्रुप में किसी एक बच्चे को पिक करूँ, मैं बोलूँगा हाँ भाई बताओ, इस ग्रुप के हो? बोलेगा सर क्लास 7th आर्ट्स बैकग्राउंड, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो मैं इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम जब भी कभी भी फाइलम आपने पढ़े होंगे, तो प्यूरीफोरम हम सबको नहीं पढ़ते हैं। हम पोरीफोरम में स्पॉन्जेस को निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है जैसे स्पॉन्ज के कैरेक्टर सभी इसके भाई बंधु होंगे, है कि नहीं? यस सर। तो एक इंडिविजुअल को स्टडी करने से पूरे के पूरे ग्रुप को स्टडी किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है ना? और स्टडी को ईज़ी करने के लिए इसको बनाया जाता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्लास। यस। ठीक है? ओके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट? और अभी आप अकेले हैं, यहीं तक रखा जाए, क्या बोलते हैं? यस सर। और पहले ये बताओ कि समझ आया नहीं आया? वैसे कुछ टफ तो आ था? गया, अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं, सब 9th का ही है अभी। हाँ, सब 9th का ही है। बट ये जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाया, आप याद रखिएगा, स्कूल हाँ। वाले बहुत पूछते हैं, है ना? ये यस सर। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया देखो एक्रीशन इनटू ससेप्शन, तो मैंने देखो जैसे एनसीईआरटी में ग्रोथ दे रखा है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया है एक्रीशन क्या होता है, इनटू ससेप्शन क्या होता है। यस सर। और मैंने आपको देखो बताया कि नीट में इनटू ससेप्शन क्वेश्चन पूछा गया, है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है अदिति? यस तो सर। एनसीईआरटी आज फर्स्ट चैप्टर डाउनलोड करना, ठीक है? पूरा स्टडी करना और बहुत सारे लोग अभी तो ज्वाइन करेंगे आपके साथ में, वो ज्वाइन करते जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे हम यस लोग सर। स्टडी। और बताओ कोई डाउट हो? कुछ पूछना हो? नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी देखो जैसे मान लो कई बारी क्या होता है ना कि आप लोगों के स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, है ना? तो जैसे सपोज़ दैट कोई ऐसा चैप्टर आ रहा है जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? 11th में यू विल फेस दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, यू मे फेस, समटाइम इट हैपेंस, क्योंकि हम लोगों यस ने 11th के बहुत सारे बैचेस पढ़ाए और मैंने नोएडा में शायद ही कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके बच्चे हमारे पास ना रहे हों, है ना? स्टिल मतलब एमिटी के बच्चे हमारे पास हैं, ऑक्सफोर्ड के बच्चे कई सारे हैं और मतलब यस टॉपर बच्चे हैं। ओके, तो बाल भारती के लास्ट टाइम बाल भारती से जिस बच्ची के 100 आउट ऑफ 100 थे, वो हमारी बच्ची थी। ऑक्सफोर्ड से जो जिस लड़के के थे, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100, तो वो भी हमारा ही बच्चा था। यस इवन दिस टाइम आई क्लेम एमिटी से हमारा ही बच्चा होगा जिसके बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। आई डू क्लेम। यस तो अभी उसने ओलंपियाड क्लियर किया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया ओलंपियाड। सिद्धार्थ नाम है, मैं बता देता हूँ, क्लास 12th में पढ़ता है, ए सेक्शन। तो तो हर स्कूल से बच्चे होते हैं, तो देखो क्या होता है ना कि रेयॉन का कई बारी कोर्स करिकुलम डिफरेंट होता है। आपका पहला वाला एग्ज़ाम आया, पहला टेस्ट उन्होंने लिया और उसमें आपको चैप्टर दे रहे हैं बात के ह्यूमन फिजियोलॉजी के, है ना? और यस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं।
तो वैसे में क्या होगा कि हम लोग ऐसा नहीं होता कि आप खुद से पढ़ लेना, नॉट लाइक दैट। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा सो अलग से हम लोग क्लास लेकर के आपको, है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए स्कूल के लिए अलग से हेल्प कर देंगे, उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है? Yes. सो एवरीथिंग क्लियर? कोई डाउट? No, sir. कुछ पूछना No है? doubt. कुछ नहीं पूछना? No, sir. तो ठीक है अदिति, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और Yes, पढ़िएगा sir. खुद से और कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है? Okay, sir. चलो ठीक है। ओके, Thank वेलकम बेटा।